हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? DSSB के पेपर अभी पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी रखिए। आज हम करते हैं यूपी का TGT का कॉमर्स का पेपर। ये मार्च 2019 में हुआ था। 2016 इसकी एडवर्टाइजमेंट थी और मार्च 2019 में ये पेपर हुआ था। पार्ट 1 करेंगे आज हम। और नोट्स और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स बाय एंजल स्मार्ट क्लासेस। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे इतनी सारी वीडियो है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल। इंक्रीजिंग सेल, सेल बढ़ानी है। सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए क्या बेस्ट है? देखो, एग्जीबिशन, फेयर्स, एडवर्टाइजमेंट। देखो, एग्जीबिशन, फेयर मेले लगा रहे हो आप, इससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सेल इंक्रीज होती है। बट जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एक साथ बहुत लोगों तक पहुंच जाती है, मास कम्युनिकेशन हो जाता है एडवर्टाइजमेंट से। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा, ठीक है, टीवी में ऐड देखी तो ये एक साथ बहुत लोगों तक पहुंचती है, तो इससे सेल इंक्रीज फास्ट होती है। एडवर्टाइजमेंट आंसर है। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपगेटेड बाय MBO। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? MBO। कोई भी पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार आपको जरूर मिल जाएगा। MBO किसने दिया? MBO जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था हमारा पीटर एफ ड्रकर ने। पीटर एफ ड्रकर ने दिया इन 1954। 1954 में इनकी बुक थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें इन्होंने MBO का दिया। देखो, आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, पढ़ने का बेस्ट तरीका यह है, एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन निकाल लीजिए। देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फॉर्म MBO किसने दिया? पीटर एफ ड्रकर ने। कब दिया? 1954 में। बुक कौन सी थी उनकी? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप 500-700 MCQ कर लो, जिससे कि आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा कि आप सारे ऑप्शन पे जाओ। ठीक है। और इसके लिए जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने एस्टेट के 5 साल के पेपर करवा रखे हैं। DSSB के मैंने 2 साल के पेपर करवाए हैं। ऑलमोस्ट 400 MCQ हैं उसमें 2 सालों के पेपर में। ठीक है। KVS के मैंने 2 साल के पेपर करवा दिए। यूपी का मैंने PGT का करवा दिया। उसके अलावा मैंने MCQ मैराथन ले रखी है, MCQ की सीरीज भी करवा रखी है मैंने। MCQ की 5-6 मिल जाएंगी सीरीज। MCQ मैराथन भी है एक, और कॉमर्स की मैराथन भी करवा रखी है। अभी और भी हम कर ही रहे हैं। तो जैसे अब TGT का कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इनके पेपर के साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और आप इसको एज ए प्रैक्टिस सेट यूज कीजिए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस सेट मान लीजिए। और सबसे बेस्ट होता है आप पेपर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप पेपर करिए। चलिए, हमारा पीटर एफ ड्रकर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। देखो, ऑडिटर कौन होता है? जो हमारे अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को चेक करेगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ठीक है, वो ऑडिटर होगा। तो वो देखेगा किस टाइप का फ्रॉड देखता है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ऑडिटर होता है वो सारे ही चेक करेगा, कहीं पैसा का घपलेबाजी तो नहीं है, पैसों की, गुड्स की घपलेबाजी तो नहीं कर रखी, कहीं अकाउंट्स में कोई फ्रॉड तो नहीं है, सारी चीजें चेक करेगा। ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सोशल इवल ऑफ द मनी। देखो, सोशल इवल मीन सामाजिक बुराई। हिंदी में देख लो, कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है, वो किसकी है? लेकिन मनी की बात कर रहा है, सामाजिक बुराई मनी की। ठीक है, जैसे हमारे समाज में बुराई है, जैसे दहेज प्रथा, ये तो समाज की बुराई है। मनी की सामाजिक बुराई पूछ रहा है, पैसे की। देखो, पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं? फ्रॉड करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स में हेर फेर कर देंगे, चोरी करेंगे पैसे की। मर्डर भी करते हैं लोग पैसों के लिए, सुपारी देते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, मूवीज में बहुत देखा होगा ये पैसों के लिए। करप्शन, रिश्वत लेते हैं लोग पैसों के लिए। तो ये सारे सोशल इविल्स हैं हमारे। जो ट्रेड साइकिल है, ये हमारा सोशल इविल नहीं है, ये हमारा इकोनॉमी में एक कंसेप्ट है, एक इकोनॉमी का। ट्रेड साइकिल जैसे आपने देखा होगा, ये ऐसे कभी इकोनॉमी हमारी अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है, बूम, डिप्रेशन, ये ट्रेड साइकिल है हमारा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखो सबसे पहले डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है, ये स्टैट का क्वेश्चन है। डिस्पर्जन का मीनिंग होता है एक तरफ से स्प्रेडनेस, वेरिएशन, यानी कि कोई चीज कितनी फैली हुई है, कोई चीज कितनी स्कैटर है, स्प्रेड है, फैली हुई है, वेरिएशन कितना है, ठीक है। ये सारा हमें क्या बताता है, डिस्पर्जन। इसका डिस्पर्जन का नाम ही यही है, स्प्रेडनेस, वेरिएशन, स्कैटरनेस। तो कौन सा मेजर नहीं है, देखो इसके मेजर हैं डिस्पर्जन के, ये सारे मेजर हैं, मेजर हैं ये सारे क्या है डिस्पर्जन के मेजर। रेंज, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, या किसी बुक में ये भी मिलता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। जैसे मैंने डाटा लिया 5, 6, 8 ले लिया, 15 ले लिया, तो रेंज क्या होगी, 15 हाईएस्ट है, लोवेस्ट क्या है हमारा 5, 15 माइनस 5, तो मेरी रेंज क्या आ गई 10। ऐसे ही क्वार्टाइल डेविएशन है, क्वार्टाइल मीन्स जो हम मीडियन निकालते हैं, जैसे मीडियन तो हो गया 50%, ऐसे ही क्वार्टाइल होता है Q1, Q2, Q3। फिर है मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके सबके ये देखना, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले देख लेना इनके, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे हमारे क्या है डिस्पर्जन को ये मेजर करते हैं। ये सारे हमें ये बताते हैं कि स्कैटर्डनेस, वेरिएशन कितनी है, डिस्पर्जन कितना है। तो क्वेश्चन है हमारा कौन सा नहीं है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और रेंज, ये तो तीनों हैं, क्या नहीं है हमारा स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस होता है पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल बनाया। जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो उसको स्क्यूड कहेंगे। वो ऐसे पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है। इसकी टेल देखो एक साइड जा रही है ना, तो ये होता है स्क्यूड। ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा क्या हो गया स्क्यू। स्क्यूनेस है, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब सिमेट्री मीन्स एक समान नहीं बना हुआ, जैसे ये बेल शेप का है, ये बेल शेप के नहीं बने हुए। इसका मतलब क्या है, ये 50% इस साइड है, ये 50% इस साइड है, जबकि ये ऐसे नहीं है, ठीक है, इसको स्क्यूनेस कहते हैं। इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज कोल्ड। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब है एंड में हम पैसे के लिए किसके पास जाएंगे, एंड में सभी पैसे के लिए पापा के पास जाएंगे, फादर के पास जाएंगे अपने। और फादर कौन है बैंकों का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए एक बार, देखिए रिजर्व बैंक के सारे फंक्शन है। रिजर्व बैंक क्या करता है, नोट इशू करता है, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक, क्रेडिट को कंट्रोल करेगा मार्केट में, बैंक रेट को, रेपो रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू करता है ये बैंक। गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का अकाउंट किसमें है, आरबीआई के पास है गवर्नमेंट का अकाउंट। ये देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एंड में पैसे के लिए हम कहाँ जाते हैं, पापा के पास, और पापा कौन है, आरबीआई। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड काम करेगा, प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड करेगा ये, ठीक है। तो हमारा हो गया ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अब इसी से क्वेश्चन बनाओ। देखो आरबीआई का एक्ट कब आया, 1934। आरबीआई ने काम करना कब शुरू किया, 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में, ठीक है। नबार्ड, नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ, 12 जुलाई 1982। स्टेट बैंक का एक्ट क्या है, 1955। देखो एक क्वेश्चन से अगर बहुत सारे क्वेश्चन जिस दिन आप बनाने लगे ना, तो समझना आपको काफी कुछ आने लग गया। आप खुद इसको, मेरे कहने से नहीं, आप इसको खुद करके देखना, आपको काफी नॉलेज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट देखो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन, पहले हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन थी जिसमें हम 5-5 साल के प्लान बनाते थे, ठीक है। अब उसको रिप्लेस किससे चेंज कर दिया, रिप्लेस, अब उसकी जगह क्या आ गया, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन नहीं है इंडिया में, अब क्या है हमारा नीति आयोग। अब देखो नीति आयोग, सबसे पहले नीति, नीति की फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। कब बना नीति आयोग, बना 1 जनवरी 2015 को। डेट इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है और फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी, यानी कि जो पीएम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही क्या होते हैं, नीति आयोग के या प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन। ये जीके का क्वेश्चन बनता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जीके के बन सकता है ये। कई बार इंटरव्यू होते हैं ना, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन होते हैं पीएम, तो नरेंद्र मोदी जी हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में बी। डाटा को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव।
तो हम डाटा को सारी तरह से इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव क्या होता है, जिसमें देखो नाम देखो, इसके रट्टा मत लगाओ किसी चीज का। क्वालिटी, क्वालिटी के नाम में ही बता रहा है, जिसमें क्या आ गई क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स मैं कहती हूँ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी की बात करी मैंने, ब्यूटी की बात करी, आपकी क्वालिटी है ये। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन जहाँ डाटा, नंबर, जहाँ डाटा यूज होगा। जैसे मैंने कहा मेरी पॉकेट मनी कितनी है, 2000 पर मंथ। देखो अब यहाँ डाटा आ गया, ठीक है। किसी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन किसी स्टेट की, ठीक है। तो वो डाटा, जहाँ क्वांटिटी डाटा यूज होगा वो होता है क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने क्या दिया, वेट लगा लो, वेट पर्सन का, किसी पर्सन का वेट हो गया, पॉकेट मनी होगी, पॉपुलेशन, ये सारा डाटा है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल। डाटा को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, क्रोनोलॉजिकल, आप टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है टाइम, डेट, डेट या टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री में देखते हो, ठीक है, जैसे हिस्ट्री में आता है ये 1200 से ये 1800 का पीरियड है, फिर ये आगे है 1900 से 2500 का, जैसे करते हैं हम क्लासिफिकेशन, टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। उसके बाद है स्पेशल, इसका मतलब होता है जोग्राफिकल। इसका मतलब क्या है, जोग्राफिकल। जोग्राफिकल मीन्स आप डाटा को जोग्राफी के अकॉर्डिंग, यानी कि भूगोलिक स्थिति, इसको हिंदी में कहते हैं भूगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ठीक है। ये हो गया मेरा डाटा क्लासीफाई। तो डाटा कैसे क्लासीफाई होगा, सब टाइप से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस के लिए क्या बेस बन रहा है, देखो ये बनते हैं जो अकाउंट्स हमारे सीक्वेंस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंट्री करेंगे, एंट्री जर्नल में और सब्सिडरी बुक्स में एंट्री जाएंगी। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर मीन्स अकाउंट्स बनाएंगे हम। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के लिए बेस बनेगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के लिए बेस क्या बनता है, लेजर। तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो आ जाएगा लेजर अकाउंट। बाकी टर्म पता ही होंगे, जर्नल जिसमें एंट्री करेंगे, कैश बुक, बैलेंस शीट। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपने बहुत सारे, देखो सिंपल वर्ड लो, जैसे आपको ना कहीं जाना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट या पार्टी में जाना है, चलो देखो पार्टी में जाना है, तो आप ड्रेस डिसाइड करते हो ना कि मैं पिंक डालूं, ब्लू डालूं या रेड डालूं, कौन सी ड्रेस डालूं, ड्रेस चूज करते हो। आपके पास ये 3 अल्टरनेटिव्स या और भी अल्टरनेटिव्स हैं, तो उसमें से आपने चूज किया, तो वो क्या हो गया, डिसीजन। सिंपल, वो हो गया हमारा डिसीजन। प्लानिंग मीन्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। फोरकास्टिंग मीन्स पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, आई गेस करना फ्यूचर में क्या होगा, पूर्वानुमान। इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, जैसे डिसीजन ले लिया तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा कंडक्टेड किए गए, देखो ये सभी को पता ही होगा, जॉर्ज एल्टन मायो ने कंडक्ट किए थे। ये जॉर्ज एल्टन मायो ने 1920 से 1930 के बीच में ये कंडक्ट किए गए थे उन्होंने। ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में इन्होंने ये किया था एक्सपेरिमेंट। और इससे एक चीज निकल के आई थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, इस बार ये आया तो अगली बार ये इसके आने के चांस हो सकते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दी, जॉर्ज एल्टन, एल्टन मायो ने दी। फादर कौन है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का, जॉर्ज एल्टन मायो। नेक्स्ट है अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। वाउचिंग क्या होता है, देखो पहले वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, एंट्री की वेरीफाई कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, कि जो हमारे पास एविडेंस है या वाउचर है, उसके बेस पे हम देखेंगे कि हमने सही ट्रांजैक्शन किया नहीं। जैसे मैंने बिल, इसमें क्या आता है वाउचर में, जैसे बिल हो गए, जैसे मैंने 50,000 का बिल, ठीक है, 50,000 मैंने पे किए, तो बिल के बेस पे मेरे को पता चल जाएगा मैंने अपने अकाउंट में 50,000 दिखा रखे हैं, तो ये प्रूफ का काम करते हैं, वो होते हैं वाउचर, जो प्रूफ का, एविडेंस का, ट्रांजैक्शन की प्रूफ या एविडेंस का काम करते हैं, वो होते हैं वाउचर। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ये प्रूफ का है एक तरफ से। तो ये डन होती है, ये होती है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के लिए करते हैं हम वाउचर। नेक्स्ट आता है फुल फॉर्म ऑफ CIF। CIF की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा,
फ्रेट का मतलब भाड़ा, किराया भाड़ा कहते हैं, वैसे किराया तो नहीं बोलते, रेंट को बोलते हैं किराया। तो देखो जैसे मेरे गुड्स हैं, मैं इंडिया से गुड्स बाहर भेज रही हूँ, ठीक है, इंडिया से जब भी गुड्स बाहर जाएगा तो देखो मेरे को डर है कि मान लो पानी के थ्रू, समुद्र के थ्रू जा रहे हैं, कि रास्ते में गुड्स वगैरह, जहाज वगैरह को नुकसान ना हो जाए मेरे गुड्स को। तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस भी, प्लस में जहाज से जा रहा है किराया भी, ठीक है, और प्लस में अपनी गुड्स की कॉस्ट भी, सारी चीज़ें जब कंबाइंड कर दी, कॉस्ट, इंश्योरेंस, प्राइस, और फिर भेज रही हूँ मैं अपना सामान, वो होता है CIF, जिसमें आप कॉस्ट भी चार्ज कर रहे हो, इंश्योरेंस भी आप करवा के दे रहे हो, आप पैसे ले लोगे जिसको भेज रहे हो उससे, बायर से, और फ्रेट भी, अपना इसका शिप का किराया भी ले लोगे। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब सबको पता ही होगा, बैलेंस बनाना चीज़ों में, फोरकास्टिंग नहीं है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ नहीं, यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी यानी कि यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक डिपार्टमेंट है, ये 2 डिपार्टमेंट है, इनमें कोऑर्डिनेशन होगा जभी तो ये काम करेंगे अच्छे ढंग से। जैसे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स ने कहा कि मेरे को इतनी सेल्स करनी है 1000, जब तक प्रोडक्शन वाला बनाएगा ही नहीं तो ये सेल कैसे करेगा। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी कि हर डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एवरीवन कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ, किसकी कॉपी देनी पड़ती है भाई रजिस्ट्रार को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम। एवरी कंपनी की बात कर रहे हैं, हर कंपनी, कंपनी हमारी हर कंपनी इसलिए कह रहा है क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो इनवाइट करती है उसको, पब्लिक को, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। तो हर कंपनी क्या फाइल करेगी, वो करेगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा, हु इज द कॉल्ड द चार्टर ऑफ द कंपनी। चार्टर ऑफ द कंपनी किसको कहा जाता है, या विच इज ऑफ द चार्ट, फ्लोइंग ऑप्शन दे देगा, और चार्टर ऑफ कंपनी कौन है, तो वो है हमारा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है, इसमें क्लोजेस होती हैं, और ये बनाया जाता है, इसके बाहर जाके कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती, इसकी बाउंड्री के बियॉन्ड कंपनी कोई भी काम नहीं कर सकती, वो इलीगल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी क्लोज होती है, नेम क्लोज, कंपनी का नाम क्या होगा, सिचुएशन मीन्स लोकेशन, ऑफिस आपका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कैपिटल क्या होगी, सब्सक्रिप्शन क्लोज मीन्स एसोसिएशन क्लोज भी कहते हैं, कौन कौन साइन करेगा, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7% साइन करते हैं, तो ये है हमारा MOA। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, देखो अकाउंट जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल में एसेट्स आ जाती हैं, नॉमिनल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, पर्सनल 3 होते हैं, आर्टिफिशियल, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मीन जैसे बैंक का नाम हो गया, हॉस्पिटल का नाम। नेचुरल पर्सन आप, मैं, राम, मोहन, श्याम। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड, इसमें क्या आएंगे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आउटस्टैंडिंग क्या हो गए, रिप्रेजेंटेटिव में पर्सनल अकाउंट हो गया, वो हमारा आउटस्टैंडिंग हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल में। देखो मैंने सारे करवा दिए आपको। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू इंडियन एग्रीकल्चर। देखो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन लगा सकते हो, एग्रीकल्चर के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही है, क्या सही है, ट्रू पूछा हुआ है, क्या सही है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, लैंड होल्डिंग इज साइज इज बिग। भाई बहुत सारी हमारे यहाँ पे लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, नहीं स्मॉल है, ज़्यादा लैंड नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट प्रोक्योर्स द होल एग्रीकल्चर, जो भी एग्रीकल्चर का है सारा का सारा गवर्नमेंट खरीदती है, नहीं खरीदती है। इसीलिए तो किसान कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करके उगाते हैं, जो पैसे हमें कम मिलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सारा नहीं खरीदती। तो जो है प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर्स, चेंजिंग, देखो ऐड दे रहे हो, आप ऐड दे रहे हो तो आपका क्या क्या मोटिव होगा। जैसे मैं अपनी ऐड कर रही हूँ, मान लो मेरा यूट्यूब चैनल, मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, मैं चाहूँगी सभी तक पहुँच जाइए, सभी कंज्यूमर्स तक पहुँचाइए। फिर मैं कहूँगी लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, कि ऑफलाइन पढ़ाई नहीं ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, एटीट्यूड चेंज करना चाहूँगी लोगों का। फिर मेकिंग एंटरटेनमेंट तो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे एजुकेशन हो रही है, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा। डेवलपिंग अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करवाऊंगी कि ये चैनल है, आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेकिंग एंटरटेनमेंट नहीं आएगा।
जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल इज ए बुक ऑफ, जर्नल जो है जैसे जिसमें जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें क्या होता है, वो ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट एंट्री, डेट वाइज एंट्री, ये सारी आ जाएंगी। फर्स्ट बुक, प्रथम बुक कहा जाता है जिसे, वो जर्नल होती है जिसमें एंट्री करते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम प्रोडक्शन वेट इज नोन एज, देखो ये मैंने ऊपर करवा दिया है। इनकम के बेस पे आपकी इनकम कितनी है, आपकी 50,000 पर मंथ इनकम है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1 लाख यूनिट बन रही है पर मंथ, वेट कितना है, वेट 57, 58, 60 कुछ भी लगा लो, 57, 60 वेट के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये सारे डाटा यूज हो रहे हैं, तो जिसमें डाटा यूज होते हैं मैंने ऊपर करवा दिया, वो क्या होता है, वो क्वांटिटेटिव, वो कौन सा है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव बताया था जिसमें ऑनेस्टी, ब्यूटी वाला, ज्योग्राफी वाला हो गया। द पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल ए सूट, द पार्टनर ऑफ ए रजिस्टर्ड फर्म, रजिस्टर्ड फर्म है वो फाइल कर सकती है। देखो एक फर्म रजिस्टर, अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो उसे रजिस्टर्ड फर्म बोलते हैं, जिसने क्या करवा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड फर्म कहलाती है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको कुछ राइट मिलते हैं, वो क्या होते हैं, वो फर्म किसी के अगेंस्ट भी केस कर सकती है, अगेंस्ट द फर्म हो सकता है, अगेंस्ट द पार्टनर केस हो सकता है, अगेंस्ट थर्ड पार्टी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव, सारे ही हो सकते हैं। अगर फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती तो वो किसी के अगेंस्ट, सूट मीन्स केस, सूट का मतलब है केस, किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज क्रेडिटेड। देखो एक पार्टनर आया, एडमिशन हुआ, जब भी एडमिशन होता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन, जब डिसोल्यूशन होता है तो बनता है रियलाइजेशन। देखना इसको, दो बातें याद रखना, जब कोई पार्टनर आ रहा है, जब कोई पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, कोई पार्टनर आ रहा है या गोइंग, जा रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, कौन सा बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जैसे ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद होगी, तो याद रखना जब बनता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन बनेगा, ध्यान देना इनमें डिफरेंस। अब पार्टनर आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। देखो एक चीज को याद करो, एस से डिक्रीज आएगी, देखो डी से डेबिट, डी से डिक्रीज, सिर्फ एक चीज याद कर लो, डी से डेबिट और डी से डिक्रीज, तो डेबिट डिक्रीज, यहाँ पे एसेट डिक्रीज आ गई। अब इसका उल्टा, यहाँ डिक्रीज है तो यहाँ इंक्रीज, एसेट और लाइबिलिटी में उल्टा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, यहाँ डिक्रीज है तो लाइबिलिटी इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगी। बस सिर्फ एक चीज याद रखो, पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा आपका, यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, लॉस, ठीक है। तो अब इंक्रीज, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एसेट क्या है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमने क्या, डिक्रीज यहाँ था तो इंक्रीज उस साइड क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ जाएगी, क्रेडिट, क्रेडिट। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पर्संस पर, देखो वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, जीके का क्वेश्चन है, यूपी जीके में देखा होगा आपने कि किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी है, मींस कितने किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, वो होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, कितने किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं। जैसे 1 किलोमीटर में यहाँ रह रहे हैं, जैसे लगा लो 5,000 लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर पे, यहाँ 1 किलोमीटर, ये ए जगह, ये बी जगह, यहाँ 1 किलोमीटर पे 2,000 लोग रह रहे हैं, तो ये ज़्यादा डेंसिटी होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी। तो किसमें मेजर करते हैं नंबर में, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर की बात होती है। वैसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था पर उन्होंने दे दिया, कुछ कर नहीं सकते ना हम उनका। अंडर विच ऑफ द कोस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट टेक प्लेस, अंडर विच ऑफ द कोस्ट डिफरेंस, देखो कोस्ट डिफरेंस की बात कर रहा है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये मैं, अगर जो बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज करवाई थी, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज, 2 थ्योरीज करवाई थी, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। हम ट्रेड क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है, कंपैरेटिव भी और एब्सोल्यूट भी, दोनों डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसीलिए हम ट्रेड करते हैं। कैसे, जैसे इंडिया है और यूएसए है, ठीक है, एक चीज को इंडिया 10 में बना रहा है, हमने एग्जांपल भी लिया था, टी है और ले लो वीट ले लो, इंडिया चाय बना रहा है 10 यूनिट में, यूएसए को लग रही है उसके लिए 20 यूनिट, जबकि वीट बना रहा है इंडिया, इंडिया लगा रहा है 20 यूनिट, तो यूएसए कम में बना रहा है, यूएसए कितनी यूनिट लगा रहा है, 8 यूनिट लगा रहा है, ठीक है, यहाँ 21 कर लो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो देखो यहाँ इंडिया को चाय बनाने में फायदा, यूएसए को नुकसान है,
ठीक है। वीट के लिए किसको बेनिफिट है? वीट के लिए यूएसए को बेनिफिट है, तो यूएसए वीट बनाएगा, इंडिया टी बनाएगा, दोनों क्या करेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। कंपैरेटिव थ्योरी, मेरे नेक्स्ट टॉपिक कंपैरेटिव थ्योरी है, ये मैं करवा दूंगी आपको। तो अगर इक्वल है, देखो अगर चाय है, इंडिया में भी 10 की बन रही है, यूएसए में भी 10 की बन रही है, जब इक्वल ही है तो कौन ट्रेड करेगा? हर कोई अपनी कंट्री का करेगा, किसी को ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा इक्वल। ये इक्वल से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। लेजर जो पोस्टिंग है किसकी प्रोसेस है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग। ये देखो भाई, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीजीटी के लिए, कॉमर्स के लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे? मैंने परचेज गुड्स 20,000, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन ये है। एक ट्रांजैक्शन ये है कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजर, भाई लड़ाई होगी प्रोडक्शन मैनेजर की और सेल्स मैनेजर की, ठीक है, जबरदस्त लड़ाई हुई। तो मैं इसको अकाउंट्स में दिखाऊंगी या इसको दिखाऊंगी? मैं इसको अकाउंट्स में लड़ाई को नहीं दिखाऊंगी, जो गुड्स खरीदे वो दिखाऊंगी। तो मैं आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर मेजरमेंट, उसको यूनिट में मेजर करूंगी। गुड्स खरीदा, कितने का खरीदा, अमाउंट लिखूंगी 20,000, मेजरमेंट। फिर रिकॉर्डिंग करूंगी। रिकॉर्डिंग किस में करूंगी? जर्नल में और सब्सिडरी में। फिर क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मीन्स अकाउंट्स बनाऊंगी, जिसको हम क्या कहेंगे? लेजर, जिसको हम लेजर बोलते हैं हम, ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं पे ही आ जाएगा। उसके बाद समराइजिंग, समराइजिंग में हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर एनालिसिस इंटरप्रेट करेंगे, जो फिर उसको क्या करेंगे? कम्युनिकेट, यूजर्स को इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए उसको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? लेजर किस में आ गया हमारा? क्लासिफाइंग में। समराइजिंग में क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। रिकॉर्डिंग में हमारी क्या आई? जर्नल एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। इंटरप्रेट में आप एक्सप्लेन करोगे, जो आपने बनाया अकाउंट्स वगैरह, एक्सप्लेनेशन वगैरह दोगे। ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर, देखो अब इसी का क्वेश्चन पूछ लिया, आप जर्नल से लेजर में एंट्री कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं? जर्नल से लेजर में एंट्री करने को उसको कहते हैं पोस्टिंग। जर्नल में एंट्री करने को जर्नलाइजिंग कहते हैं, ठीक है। और लेजर में एंट्री करने को हम क्या कहेंगे? उसको पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है, पोस्टिंग। एडवर्टाइजिंग कैन बेनिफिट बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। भाई ऐड देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है? ऐड देना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ऐड नहीं दोगे तो मर जाओगे। मरने का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है बिजनेस से बाहर चले जाओगे, बिजनेस बंद आपका, ठीक है। तो ये किसमें है? ड्यूपोली, ड्यूपोली जिसमें दो हो। परफेक्ट मार्केट ऐसे होगी। ओलिगोपोली जिसमें फ्यू सेलर हो। मोनोपोली जिसमें वन सेलर हो। ये देखो, ये मैं करवा चुकी हूँ, ये DSSB में, उसके पीडीटी में शायद आया होगा, या स्टेट में कहीं ना कहीं आई हुई हैं ये चीज़ें, तो मैं ये करवा चुकी हूँ, आप जरूर देखना। हाँ, DSSB का 2015 में आया हुआ है ये शायद। देखो भाई, ये एक डेफिनेशन है जो बोमोल ने दी थी। अंडर ओलिगोपोली एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर, लाइफ और डेथ का मैटर बन जाता है। वेयर ए फर्म विच फेल्स टू कीप with the advertising budget of its competitor may find it customer drifting off to rival product। देखो भाई, एक कंपनी ए है जो बहुत ऐड दे रही है, एक कंपनी बी है जो बिल्कुल भी ऐड नहीं दे रही, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। लोगों को पता नहीं चलेगा तो इसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ये ऐड दे रही है, इसका पता चलेगा तो इसका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये क्या होगा? इसकी सेल्स बढ़ेगी और ये मार्केट से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तुम्हारा आंसर ओलिगोपोली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस, नॉलेज लेना। वाउचिंग हम किस लिए करते हैं? नॉलेज के लिए। नन ऑफ द अबव। देखो वाउचिंग किस लिए करते हैं हम? वाउचिंग करते हैं वेदर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। जो रिकॉर्ड हुई है वो ड्यूली सपोर्टेड एविडेंस है या उनका नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं है बिना बिल के हमने एंट्रियां कर दी, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो। तो टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑथेंटिकेटेड, ये सही प्रूफ दिए, जो बिल बनाया वो सही है या झूठा है बिल, ठीक है। और वेरीफाइड ट्रांजैक्शन एरर नहीं है, ठीक है। ये सारा वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज, ये लॉ ऑफ डिमांड होता है। इसका एक्सेप्शन का मतलब क्या कह रहा है? जैसे आपके प्राइस इंक्रीज हुए, प्राइस लगा लो, जैसे प्राइस इंक्रीज हुए तो डिमांड डिक्रीज होने की बजाय डिमांड क्या होगी? इंक्रीज। ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, डिफरेंट यूज में, वो होगी हमारी गिब्सन पैराडॉक्स। गिब्सन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड बढ़ने पे
जिनकी डिमांड बढ़ती है, जिनके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो उनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो है गिफन गुड्स। ये कंसेप्ट दिया सर रॉबर्ट गिफन ने, इन्हीं के नाम पे इसको क्या कहते हैं, गिफन गुड्स कहते हैं। यूके में उन्होंने देखा दो गुड्स थी, मीट और ब्रेड। उन्होंने देखा कि जैसे जो लो अर्नर हैं, जैसे जैसे इनके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ब्रेड के प्राइस बढ़े, लोगों ने क्या किया, ब्रेड को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने निकाला, अपना कंसेप्ट दिया था ये, उन्होंने ऑब्जर्व किया था यूके में कुछ टाइम तक। फिर उन्होंने देखा कि लोग जैसे जैसे ब्रेड के प्राइस बढ़ रहे हैं, ब्रेड ज़्यादा खरीद रहे हैं और मीट को कम खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रेड क्या है, गिफन गुड्स, इसके प्राइस इंक्रीज होने पर इसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। वैसे तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ये क्या होता है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के उल्टा चलेगा। देखो प्राइस P1 है तो डिमांड कितनी है, इतनी। फिर प्राइस बढ़ गए, डिमांड कम होने की बजाय डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, डिमांड यहाँ पहुंची है। तो ये होता है गिफन गुड्स। The process that entails a proper and rational distribution of work between the member of the staff of the organization is called। वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखो रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, ये पर्सन है ए, ये पर्सन बी, ये इसका काम, ये ए का काम, ये बी का काम, ये सी का काम, 3 पर्सन एक कंपनी में। ठीक है, ए ने जो काम किया, ठीक है, ए ने अपना काम पूरा किया, वो काम किसके पास जा रहा है, बी, उससे आगे बी कर रहा है। फिर बी वाला काम आगे जो इसने कर लिया, उसके बाद वो सी के पास जा रहा है। यानी कि इससे क्या होता है, चेक हो जाता है काम। ए ने काम किया, बी अब कर रहा है, बी को पता चल जाएगा कि ए ने कोई गलती तो नहीं करी। फिर सी आगे चेक करेगा कि बी ने कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि इसका काम इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ये काम। तो इसको कहते हैं हम इंटरनल चेक कहते हैं। काम को ऐसे बांटो कि कहीं भी मिस्टेक हो तो पता चल जाए। ठीक है, काम को स्टाफ में ऐसे बांटो, चेक हो जाएगा जिससे काम। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल चेक। व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिजोल्व हो रही है तो कौन सा अकाउंट, देखो मैंने अभी ऊपर बता ही दिया आपको, ऊपर बताया था, एक बताया था मैंने, जब कोई पार्टनर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो रिवैल्यूएशन, जब कोई डिजोल्व मीन्स फर्म बंद हो रही है तो सब बेच बाच दो, रिलाइज कर लो, सब रिलाइज कर लो, वसूल कर लो, जिसको वसूल कहते हैं, वसूल कर लो, सब बेच दो, रिलाइजेशन अकाउंट। टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन, टैली शीट्स किस लिए यूज होते हैं, देखो ये सबने मैथ में पढ़ा भी होगा। ठीक है, 9-10 तक मैथ में, जैसे वो बार ऐसे बनता था ना, जैसे 1 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, फिर ये 3 लिखा, फिर ये 4 लिख दिया, फिर 5 कैसे लिखते थे, 1 2 3 4 ऐसे कट करके, ऐसे लाइन क्रॉस करते थे। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 हो गया। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। तो ये होते हैं टैली शीट्स। ठीक है, ऐसे बनाते थे ना ये। तो ये किस लिए यूज होते हैं, ये होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, जैसे फ्रीक्वेंसी बनाते थे। फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे मैंने डिसाइड कर लिया, एक फ्रीक्वेंसी बनाई, पॉकेट मनी देखी मैंने, 0 से पॉकेट मनी 500 रुपये किसको मिल रहे हैं, फिर 500 से मैंने देखा कि 1000 तक पॉकेट मनी किसकी है, फिर 1000 से मैंने देखा 1500 किसको पर जो है पॉकेट मनी देख रही हूँ पर बच्चे की। तो मैंने देखा यहाँ पे 3 ही लोग हैं, यहाँ पे 3 ही लोग हैं, एक क्लास का डाटा लिया मैंने, एक क्लास का डाटा ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे मैंने देखा 1 2 3 4 5 लोग हैं, यहाँ मैंने देखा 1 2 3 4 लोग हैं। तो इससे क्या होता है, मेरे को पता लग गया कि यहाँ 3 लोगों को 500 रुपये मिल रहे हैं, 500 से 1000 के बीच में 5 लोगों को मिल रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है, फ्रीक्वेंसी ये होती है हमारी टैली शीट्स। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो भर भर के लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ों को करवाया है मैंने मेरी तरफ से बहुत इजी वे में करवाया है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इजी वे में करवाऊँ, आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।